मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। साथियों, आज हम अपने अध्ययन की श्रृंखला में अध्ययन करेंगे व्यवहारवाद की आलोचना एवं महत्व। देखो विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एवं एमए दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है ये वीडियो। देखो साथियों, व्यवहारवाद की आलोचना एवं महत्व। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक ऐसा उपागम है, एक ऐसी क्रांति है जिसने राजनीति विज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने का, तो उस क्रम को व्यवहारवाद ने निश्चित रूप से आगे बढ़ाया। व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से ये देखा गया कि इसमें वैज्ञानिक जो तकनीकें थीं, प्रविधियां थीं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया और तथ्यपरक अध्ययन को ज़्यादा जोर दिया गया। देखो साथियों, चूंकि राजनीति विज्ञान एक मानविकी का विषय है, राजनीति विज्ञान एक उन विज्ञानों की तरह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है जहाँ तथ्यों पे हम ज़्यादा जोर दे सकें। हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए व्यवहारवाद की आगे चल के काफ़ी आलोचना हुई एवं व्यवहारवाद से हमें उत्तर व्यवहारवाद की ओर जाने का अवसर भी इन आलोचनाओं एवं चुनौतियों के कारण ही मिला। देखो साथियों, जो व्यवहारवाद है उसका पहला आलोचना का बिंदु है मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील। व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति है उसमें ये परिवर्तन हुआ सबसे पहले कि परंपरागत अध्ययनों के अंतर्गत जहाँ संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, यहाँ मानवीय व्यवहार को अध्ययन की प्रमुख इकाई बनाया गया और अध्ययन की इकाई के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया। लेकिन चुनौती की स्थिति ये थी कि मानवीय व्यवहार है उसमें नियमितताएँ खोजना, उसका सामान्यीकरण करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि मानव का व्यवहार बड़ा जटिल होता है और भिन्न भिन्न स्थितियों में परिवर्तनशील होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार एक स्थिति में आज मान लो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, दूसरे समय पर वो उसका व्यवहार वापस बदल जाता है। इसीलिए मानवीय व्यवहार नितांत परिवर्तनशील है और इसको एक खांचे में बांधना या सांचे में बांधना बड़ा कठिन होगा। दूसरा बिंदु है अत्यधिक तकनीक का प्रयोग अनुचित। देखो विद्यार्थियों, व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति थी, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति अपने साथ प्राकृतिक विज्ञानों की तकनीकों को लेके आई, जिनमें सांख्यिकीय पद्धतियाँ थीं, गणितीय प्रयोग थे, नई नई प्रविधि थीं और इन जो विश्लेषण का जो नया तरीका था, इन तरीकों के प्रयोग से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जो शोधार्थी थे उनके शोध के उद्देश्य से ज़्यादा महत्व शोध की तकनीकों को दिया गया। आगे चल के इसकी और कटु आलोचना हुई और उत्तर व्यवहारवाद में हमने इसमें सुधार किया। अगला बिंदु है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। देखो साथियों, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें तथ्यों पर ज़्यादा जोर देना होगा, हमें मूल्यों से हटना होगा, क्योंकि मूल्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, मूल्य व्यक्ति के अंदर बदल जाते हैं। हमें अपने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए कहीं ना कहीं मूल्य निरपेक्षता की ओर जाना होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन राजनीति विज्ञान जैसी विषयों में संभव नहीं है, जहां हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। मानवीय व्यवहार नितांत परिवर्तनशील है, तो इन हालातों में हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं। अगला बिंदु है सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण संभव नहीं। देखो साथियों, व्यवहारवाद में मूल्यों के निरंतर बदले जाने के कारण, तथ्यों पर ज़्यादा जोर देने के कारण ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना सके जो सिद्धांत राजनीति विज्ञान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता। ये बड़ी एक चिंताजनक बात है और इसकी आलोचना का ये कारण भी बनता है कि ये राजनीति विज्ञान को एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सके मानवीय व्यवहार के आधार पर। इस वजह से इसकी कटु आलोचना हुई। अगला बिंदु है राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं। राजनीति विज्ञान एक तरह से हम कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी की तरह एक प्योर साइंस नहीं है।
ये एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञानों की ये सीमाएं होती हैं कि यहाँ हम तथ्यों पर ध्यान तो दे सकते हैं, लेकिन तथ्यों की अपने अध्ययन में उतनी भरमार नहीं कर सकते जितनी भरमार प्राकृतिक विज्ञानों में होती है। कहीं ना कहीं हमें मूल्य देखने होंगे। अगर हम मूल्यों को नहीं देखेंगे तो हम सिद्धांत निर्माण के समय ऐसा कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा बेहतर है, किस देश के लिए बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें ध्यान देना होगा इस पे। अगला बिंदु है अंतर्विरोध। देखो साथियों, इनके जो अध्ययन है व्यवहारवादियों का, उसमें हमें अंतर्विरोध दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ व्यवहारवादी ये कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष हमें अध्ययन करना होगा, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो तानाशाही वाली शासन प्रणालियाँ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर वाली शासन प्रणाली उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हैं। अतः हमें लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना पर बल देना चाहिए। तो जब ये ऐसी बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी मूल्य निरपेक्ष भी नहीं हो पाए और ये मूल्य सापेक्ष भी नहीं हो पाए, और ये मूल्यों से बचने की कोशिश भले ही कर रहे हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में रहते हुए व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष बनना संभव नहीं है। अगला बिंदु अत्यधिक खर्चीली पद्धति। देखो विद्यार्थियों, व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति है वो अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इसमें जो शोध एवं तकनीक की जो विधियां हैं वो विधियां गणितीय, सांख्यिकीय एवं विश्लेषण और आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा बल देती हैं। इनमें आंकड़ों को दोबारा इकट्ठा करना पड़ता है और इकट्ठे करने के बाद इनका विश्लेषण किया जाता है, और जो अध्ययन की इसकी पद्धतियां हैं वो पद्धतियां पुनः बार बार अध्ययन और विश्लेषण पर बल देती हैं। तो जो तृतीय विश्व के गरीब देश हैं उन देशों के लिए इनको अपनाना वास्तव में बहुत ज़्यादा खर्चीला पड़ता है। अगला बिंदु लघु एवं वृहद इकाई संबंधी दोष। देखो साथियों, व्यवहारवाद ये कहता है कि जो समष्टि है उसका समष्टि का अध्ययन हम व्यष्टि के रूप में करें, उसको हम समग्र को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसका विशेषीकरण के आधार पर अध्ययन करें। क्योंकि हम बृहद रूप में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन है ना बिल्कुल एक अंश का या उसके एक टुकड़े का हम ज़्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें उसको विशेषीकरण की दृष्टि से किसी अध्ययन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में हमें अध्ययन करना होगा उसका। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करेंगे फिर उसको पूरी बड़ी इकाई पर लागू करना है ना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि मान लो हमने मतदान व्यवहार का अध्ययन किया, हमने ये अध्ययन किया कि किसी चुनाव के बाद कौन सा राजनीतिक दल विजयी होगा, और इसके हमने सैंपल लिए और सैंपल में हमने किसी छोटे से नागरिक समुदाय का सैंपल ले लिया और उसको लागू कर दिया पूरे देश पर या पूरे राज्य पर या प्रांत पर या शहर पर। तो जरूरी नहीं है कि वो सच निकले हमारा। देखो साथियों, व्यवहारवाद की तमाम कमियां हैं, तमाम आलोचना हैं, और इनकी आलोचना में परंपरावादियों ने इनकी आलोचना की है, इनकी आलोचना मार्क्सवादियों ने की है व्यवहारवाद की आलोचना जो आधुनिक विचारक हैं उत्तर व्यवहारवादी उन्होंने आलोचना की है। सबसे प्रमुख रूप से इसमें मलफोर्ड क्यू सिबली का नाम आता है, जिन्होंने पुस्तक लिखी द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। उस पुस्तक में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि व्यवहारवाद एक तरह से तथ्यों पर ज़्यादा जोर देता है, और व्यवहारवाद क्या है की बात करता है, क्या होना चाहिए की बात नहीं करता। व्यवहारवाद अच्छे और बुरे की बात नहीं करता, और जब हम अच्छे और बुरे की बात नहीं करेंगे तो हमारे निष्कर्ष कैसे समाज के लिए ज़्यादा प्रासंगिक बन सकते हैं। और मलफोर्ड क्यू सिबली के साथ साथ माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, मैटलैंड, बकल आदि तमाम विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की। लेकिन साथियों, हमें ये नहीं भूलना होगा कि व्यवहारवाद एक वह पड़ाव था, व्यवहारवाद एक वह मोड़ था जहाँ से राजनीति विज्ञान एक नई दिशा में जाने की ओर प्रवृत्त हुई। तो हमें इसकी आलोचना के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान को क्या देन थी, व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान के लिए क्या महत्व रहा, व्यवहारवाद ने कैसे राजनीति विज्ञान को दिशा दी, एक नवीन दिशा दी। देखो हम इसके महत्व के रूप अंदर देखते हैं। पहला बिंदु है नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। देखो साथियों,
व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नवीनता प्रदान की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक ऐसी दिशा दी जिसके अंतर्गत नई एक संस्कृति थी अध्ययन की, जहाँ नई शब्दावली थी, नई शैली थी, नई अध्ययन पद्धतियाँ थीं, नई तकनीकें थीं। तो इन सारी नवीनताओं का प्रवेश राजनीति विज्ञान में एक विषय के रूप में व्यवहारवाद से ही संभव हुआ। अगला बिंदु, विषय वस्तु में परिवर्तन। व्यवहारवाद से पूर्व जो परंपरावादियों का अध्ययन था उसमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संस्थागत अध्ययन ज़्यादा चल रहा था। वो एक तरह से औपचारिक संस्थागत अध्ययन था। उस अध्ययन के अंतर्गत ये देखा जाता था कि वो संकुचित भी था, पूरी दुनिया के देशों का अध्ययन नहीं था, पहली बात उसमें। दूसरी बात, उसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। संस्थाओं में जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत था ही नहीं। व्यवहारवाद के आने के बाद पहली बार ऐसा संभव हुआ कि राजनीतिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये पहली बार व्यवहारवाद के आने के साथ हुआ। अगला बिंदु, राजनीति विज्ञान में नवीन अवधारणाओं का प्रेरक। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में जो नवीन अवधारणाएं आई उन अवधारणाओं का प्रेरक व्यवहारवादी बना। जैसे हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में तमाम नई अवधारणा आई, जैसे राजनीतिक विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सामाजिकरण है, राजनीतिक संचार है और समूह सिद्धांतें। तमाम ऐसे सिद्धांत आए, तमाम ऐसी अवधारणाएं आई जिन अवधारणाओं ने राजनीति विज्ञान का कायाकल्प कर दिया, राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से भी जोड़ा। तो इन धारणाओं के लिए राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से व्यवहारवाद का ऋणी है। अगला बिंदु, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। देखो, व्यवहारवाद की ये बहुत बड़ी देन है राजनीति विज्ञान को कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को इन सब चीज़ों से बढ़कर अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति दी। इस अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति से आशय ये है कि जो एक दूसरे अनुशासन हैं, एक दूसरे विषय हैं, वो एक दूसरे विषय एक दूसरे से ऐसी सामग्रियों को प्राप्त कर सकें जो उनके विषय में भी उपयोगी हैं। तमाम ऐसी अवधारणाएं हैं जिन अवधारणाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो इन सामाजिक विज्ञानों के जो विषय हैं उन सामाजिक विज्ञानों में इंटर रिलेटेड हैं। हमें ये मानना होगा कि जो सभी विषय हैं वो अंतः संबंधित हैं। हम आज देखते हैं कि जैसे व्यवस्था सिद्धांत है, वो न केवल सामाजिक विज्ञान के विषयों में वरन प्राकृतिक विज्ञानों के विषयों में भी व्यवस्था सिद्धांत समान रूप से हमें उपयोगी दिखाई देता है। तो ये चीज़ें अन्य विज्ञानों से हमारे यहाँ आई तो ये अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के कारण ही संभव हुआ। देखो साथियों, हमने आज के इस वीडियो में व्यवहारवाद की आलोचना एवं महत्व के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ेंगे। वीडियो को देखना न भूलें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।